नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हम बैलेंस इक्वेशन में आज बात करेंगे कि खेल क्यों है हम इसमें फेल। दरअसल ये फेल या पास की बात नहीं है, बात यह है कि खेलों के क्षेत्र में अभी जब ओलंपिक हुआ तो हमने देखा कि बाकी बहुत सारे देश जो हमसे छोटे छोटे देश हैं वो हमसे ज़्यादा पदक ले गए और हम थोड़े से पदक में ही बहुत खुश हुए। जिन लड़कियों ने पदक जीता हमने उनकी पीठ थपथपाई। अगर कोई डिस्क्वालीफाई भी हुई तो हमने उसका सम्मान किया और लगा कि हम, और अब राजनीतिक दल उसको टिकट देने की बात भी कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ खेल को लेकर किस तरह का एक वातावरण बनना चाहिए, खेल संघों में किस तरह के लोग हैं, खेल के लिए क्या एक वातावरण जो बचपन से बनना चाहिए। जो लोग कहते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों से जब हम बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे देश में बचपन से खिलाड़ियों की पहचान उस तरह से नहीं होती जैसे कि अन्य देशों में होती है, कि वहाँ बहुत सारे क्लब होते हैं, कारपोरेट समूह होते हैं जो बच्चों को बचपन से ही ये देख लेते हैं कि उनमें किस तरह का टैलेंट है और उनको उस तरह से प्रमोट करते हैं। यदि बच्चे को इंजरी भी होती है तो उनका बीमा भी होता है और माता पिता इस बात से बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं कि बच्चे का कैरियर बनना है। हमारे यहाँ पहले ये कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर अब धीरे धीरे ये परसेप्शन बदल रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि स्पोर्ट्स भी जो है वो एक कैरियर हो सकता है। और इधर हमारे देश का जो सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, उसमें जब बहुत सारी तब्दीली हुई और 2020 का मैच आया, 50 का मैच आया, वनडे आया, अलग अलग तरह से जब मैच आए और उसमें जिस तरह से अब खिलाड़ियों की बोली लगने लगी, खिलाड़ी जिस तरह से साल भर खेलते हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जो उनको विज्ञापन मिलता है, तो उसने हमारे देश में एक गजब का जो है क्रिकेट के प्रति रुझान पैदा किया और अलग अलग क्षेत्रों से अब कई तरह की प्रतियोगिता हो रही है और उसमें खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। कबड्डी जो हमारा परंपरागत खेल था उसमें भी अब व्यवसाय आया है और अच्छी बात है कि अब उसमें भी खिलाड़ी आगे जा रहे हैं। फुटबॉल को लेकर भी हमारे देश में, पूरे देश में तो नहीं पर कुछ क्षेत्रों में यदि हम बंगाल की बात करें, नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें तो फुटबॉल का क्रेज भी हमारे देश में बढ़ा है। इसके अलावा खो खो जो हमारा एक परंपरागत खेल था उसको लेकर भी बहुत सारी बात होती है। हॉकी जिसके हम कभी सिरमौर थे और अभी हम खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाते हैं, तो हॉकी में हमने ऐसा परचम लहराया था, पर धीरे धीरे हम पीछे हुए। हमने 2 बार तो इसमें अभी कांस्य पदक जीता, उसके पहले हमने गोल्ड भी जीता था। पर हॉकी में भी जिस तरह की चेंजेस आए उसमें भी अब क्या हमारे पास उस तरह के स्टेडियम है, मैदान है, ये बहुत सारी बातें। क्या स्कूलों में खेल को लेकर उस तरह का फोकस है जैसा कि एक खिलाड़ी निकलता है, तो ये बहुत सारी बातें। तो ये बातचीत का सिलसिला मैं जसवंत क्लाडियस जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, स्पोर्ट्स पे लगातार लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स पर उनकी नज़र रहती है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो स्थितियाँ स्पोर्ट्स की, उसको आप किस तरह से देखते हैं और यदि कोई कमियाँ हैं तो हम उसको किस तरह से लक्ष्य करके पूरा कर सकते हैं। और क्या हम जो ये बात भी कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री की हम अगला ओलंपिक जो है 36 का ओलंपिक वो अपने देश में कराना चाहते हैं, तो क्या हमारे देश में उस तरह की स्थितियां हैं कि हम ओलंपिक कराएं और उसमें हम बहुत सारे पदक जीतें। कलाडिया जी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 1 नवंबर 2000 को बना और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी संभावना हुई कि खेलकूद गतिविधि आगे बढ़ सकती है, यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी निकल सकते हैं। तो हमारे जो कुछ पदाधिकारी थे खेल संघ के, वो जो जिला स्तर पर थे या राज्य स्तर पर थे, वो उन्होंने कमान संभाला और बात आगे बढ़ी। और यहाँ पर सबसे पहले तो एक खेल संघ के गठन की बात होती, तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 25 वर्षों की बात है छत्तीसगढ़ राज्य को गठित हुए और इसकी वजह से यहाँ पर खेल संघ का गठन हुआ, बहुत से पदाधिकारी उसमें चुनकर आए और फिर एक ट्रेंड रहा कि यहाँ के जो राजनेता हैं वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनते चले गए। हालांकि बीच में कुछ ऐसे भी हमारे पदाधिकारी रहे जो राजनेता किसी पोस्ट पर नहीं रहे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में खेल को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहा है और उनकी अपनी भूमिका होती है। तो छत्तीसगढ़ में जब खेल की शुरुआत हुई 2000
के बाद से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी जाने लगे। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी तो नहीं थी, लेकिन कुछ खास खेल थे जिसमें हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे, जैसे बास्केटबॉल हो गया, नेटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। कुछ ऐसे खेल थे जिसमें हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर खेल का वातावरण, हॉकी की जहाँ तक बात है और क्रिकेट, दो ऐसे खेल थे जिनको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। हॉकी के तो 3 इंटरनेशनल स्तर के यहाँ पर स्टेडियम है, उससे भी शायद अभी अधिक और होने जा रहा है। और रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट के एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है यहाँ पर। तो खेल गतिविधियाँ तो बढ़ी धीरे धीरे करके। इसके अलावे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार प्रयास किया। हमारे खेल संघ के पदाधिकारियों की मैं तारीफ करूंगा। जब कि राज्य बना उस समय सब कुछ शून्य था, लेकिन इनके ऊपर पूरी कमान पूरी जिम्मेदारी आ गई राजनेताओं को छोड़कर कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य में हम खेल को स्थापित कर सकेंगे। उस हिसाब से हमारे जो तत्कालीन पदाधिकारी थे, जो खेल संघ से जुड़े हुए थे, जो ओलंपिक संघ से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और यहाँ पर कोशिश की कि विभिन्न खेलों को स्थापित करें। तो इसकी वजह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एथलेटिक्स का भी स्टेडियम अपना बना। इसके अलावा मुख्य जो बातें होती है वो ये है कि कैसे खिलाड़ी को चुनकर आपको ऊपर लाना है। जो अभी हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया का एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसका उद्देश्य ये है कि 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बच्चों का चयन करके, प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करके उनको खेल में आगे लाना है और उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित करना है, प्रतियोगिताओं में भेजना है, उनके आहार की व्यवस्था देखना है, उनके रहन सहन की व्यवस्था देखना है, अधोसंरचना का निर्माण करना है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या हमारे कोच की है, कोच की अनुपलब्धता रही, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ में प्रयास किए गए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रयास नहीं किया, कोशिश की जा रही है, अकादमी बनाए जा रहे हैं, बहुत से खेलों के यहाँ पर अकादमी है। और हम आपको ये भी बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य खेल अकादमी तो अपनी बना रही है, जिसमें कबड्डी में भी है और आपका हॉकी में अपनी कोशिश चल रही है। इसके अलावा भी हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से भी यहाँ पर अकादमी चलाई जा रही है, उसमें भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो और दिल्ली की तरफ से जो हम भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करते हैं तो कोचेस यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो स्थिति है, मैं उस स्थिति से छत्तीसगढ़ में, हालांकि हमारा बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का नहीं रहा, मैं ये मानूंगा, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। और उस कोशिश में सरकार के साथ साथ जो हमारे खेल संघ के पदाधिकारी, उनकी भूमिका सबसे अच्छी है। साथ ही साथ जो खिलाड़ी हमारे निकल कर आ रहे हैं और जिनका चयन किया जा रहा है, मैं उनसे भी, उनके परफॉर्मेंस से भी संतुष्ट हूँ। और जहाँ तक ओलंपिक की बात है तो एकमात्र खिलाड़ी है रेणुका यादव, 2016 में रियो दे जनेरियो में जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था महिला हॉकी टीम में। तो वो एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में का प्रतिनिधित्व किया ओलंपिक में। तो भले ही मैं कहता हूँ आज हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मतलब पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भले नहीं है, लेकिन जो भी कोशिश हो रही है ये बहुत अच्छी कोशिश है। और इस कोशिश को आगे बनाया जाए, रखा जाए। राज्य सरकार साथ ही साथ खेल संघ आपस में मिलकर बराबरी से अगर काम करते हैं और खिलाड़ियों का चयन निष्पक्ष हो, कोचिंग स्टाफ हो अगर अधिक से अधिक यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी निकल सकेंगे। तो क्लाडिस जी, आपको उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में यदि सारी सुविधाएं होंगी तो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। और निश्चित रूप से आपने जैसे अपने बातचीत में बताया कि जो हमारा पूरा परिदृश्य है वो बहुत पॉजिटिव है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी खेलों को लेकर बहुत कुछ काम हुआ है। अगर हम छत्तीसगढ़ को भी छोड़ दें और पूरे देश की बात करें तो जो खेल उद्योग है उसमें 11% का इजाफा हुआ है देश में। और निश्चित रूप से अब धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां भी जो हैं वो खेलों को प्रमोट कर रही हैं और उनको लगता है कि ये भी एक तरह से, चूंकि वो पूंजी निवेश करती हैं, तो चाहे हम विदेशों के क्लब देखें वो पूंजी निवेश करते हैं
खिलाड़ियों को काफ़ी पैसे देकर वो लोग लेते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। हमारे देश में, और हम कर छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहे थे, तो हमारे साथ जो हैं स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन के जो फाउंडर मेंबर हैं और छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के जो सचिव हैं मोहम्मद अकरम जी, वो हमारे साथ हैं। मैं अकरम भाई आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप बहुत लंबे अरसे से खेल गतिविधियों से जुड़े हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि माता पिता का रुझान बच्चों को क्या खेल के प्रति आकर्षित करने में हुआ है? क्या स्कूलों में खेल की गतिविधियां बढ़ी हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को बचपन से पहचान रहे हैं कि ये बच्चा इस खेल के लिए बना है? मैं एक ऐसे अपने जान पहचान वालों को जानता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग छोड़ा के अभी इटली में फुटबॉल का कोच बनाने के लिए ट्रेनिंग दिला रहे हैं, रायपुर के हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि बच्चे का रुझान उसमें था, अब ये क्योंकि फुटबॉलर नहीं बन सकता पर उसका कोच बन सकता है और इसका भी एक भविष्य है। तो क्या इस तरह से लोगों को जो नौकरी के इतर भी रोजगार के अवसर इसमें दिखते हैं? जी नमस्कार। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओलंपिक स्तर पे खेलों की। तो हमारे देश में कि अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो खेल में हम जो दूसरी कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे है, चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, तो उनके आगे हम कहीं नहीं हैं। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि उनके आगे हमारे देश में ऐसी कोई वातावरण नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक स्तर पे जा कर के हम मेडल ला सकें। जितने भी खिलाड़ी आज की तारीख में ओलंपिक जा रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, उनमें से 90% लोगों की इंडिविजुअल खुद की मेहनत है, खुद का सपना है, खुद का उनका त्याग है, परिश्रम है, जिसके दम पर वो ओलंपिक तक जा रहे हैं। जो हमारे देश में खिलाड़ियों को सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए सरकारी तौर पर, वह बहुत ही ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। मैं आज भी बताना चाहूँगा कि आपको हमारे देश के ऐसे कई फेडरेशन हैं जो राजनीति के शिकार हो चुके हैं, 2-2 ग्रुप हो गए हैं इंडिया में, लेकिन सरकार की कोई पहल नहीं है, भारत सरकार की भी कोई पहल नहीं है कि उनको सॉल्व करें, क्योंकि उससे नुकसान हमारे खेल के खिलाड़ियों का एक जनरेशन का हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों को कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पर खिलाड़ी अगर कोई नेशनल खेल लेता है, इंडियन टीम में भी आ जाता है, तो उसके बाद वो अपने जीवन यापन के लिए तरसते रह जाता है। जो जॉब की सिक्योरिटी है, उसके भविष्य की सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल नहीं है। आज से करीब 20 साल पहले यहाँ हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर होते थे, हैं, भिलाई स्टील प्लांट है, एनएमडीसी है, एसईसीएल है, एनटीपीसी है, इसमें रिक्रूटमेंट होते थे, वो भी पूरी तरह बंद हो चुके हैं। प्लस जो सरकारी विभाग है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, जिसमें होना चाहिए, एजी है, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, जिसमें देश के अन्य राज्यों में भर्तियां होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है राज्य का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें भी पूरे देश में अन्य जगहों पे भर्ती होती है, वो भर्ती यहाँ नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ में जब तक खिलाड़ियों को उसका रोजगार और भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, वह नहीं आ सकता। खेल संघ जो है, जो राज्य खेल संघ है, ये एक माध्यम होता है खिलाड़ी को बनाने का, खिलाड़ियों को नेशनल भेजने का, इंटरनेशनल भेजने का। खेल संघ के पदाधिकारी को ऐसी कोई सहूलियत ही नहीं है, उन्हें 1-1 रुपए के लिए भटकना पड़ता है, राज्य सरकार से उन्हें कोई फंड नहीं मिलता है। वो जब उन्हें नहीं मिलेगा तो वो खिलाड़ी को दे नहीं सकते। ना ही यहाँ पे ऐसी कोई योजना है कि टैलेंट सर्च करे। दूसरे जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, ईरान हो गया, और भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ है, फ्रांस है, इधर उधर के, उनमें एक लंबी योजनाएं चलती है। वो लोग बचपन में 3 साल के बच्चे से लेकर के 8 साल 10 साल के बच्चे तक, बच्चे के अंदर जो है उसमें क्या टैलेंट है, किस गेम में वो क्या बन सकता है, उस चीज़ को वो लोग उसी समय पहचान लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसी कोई योजना नहीं है। हो सकता है जो आज वर्ल्ड में सबसे फास्ट 100 मीटर का रेसर है, उससे भी अच्छा की कैपेसिटी हमारे किसी एक जनरल इंसान के अंदर हो सकती है, लेकिन उसकी पहचान ही नहीं है उसको।
उसे खुद नहीं पता है कि वो एक अच्छा रेसर हो सकता है, एक अच्छा जिम्नास्ट हो सकता है, वो एक्चुअल अच्छा थ्रोअर हो सकता है, अच्छा हाई जंपर हो सकता है, अच्छा कोई प्लेयर हो सकता है। किसी गेम का जो टैलेंट है उसको पहचानने के लिए भी कोई योजना नहीं है। हम क्रिकेट से अपना अन्य खेलों का किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI, उसने बहुत ज़्यादा कार्य किया है और उसका कार्य का ही नतीजा है कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर हैं। उसमें पैसा भी आया अगर, लेकिन वो एक क्रिकेट बोर्ड की बात है, ऐसा दूसरे फेडरेशन में कभी काम नहीं हुआ है। अब ज़रूरत है कि फेडरेशनों को, एसोसिएशनों को इतना सपोर्ट मिले सरकारी कि वो ही खेलों को बढ़ाते हैं, वो खेलों के पीछे मेहनत करेंगे। सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं कि हमारे देश के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के माध्यम से और राज्य के जो खेल संघों के माध्यम से ही खिलाड़ी और तैयार होते हैं, ना कि केंद्र की अभी ऐसी योजनाएं नहीं है। केंद्र पिछले 4-5 साल में खेलो इंडिया की स्कीम लाया है और खेलो इंडिया के माध्यम से और साई के माध्यम से काफ़ी टैलेंट एक्सलेंसी सेंटर्स वगैरह खुले हैं और प्लेयरों को ले करके ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर तो ले रहे हैं लेकिन कोचेस परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्लेयर आगे इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक खिलाड़ी मैं बताना चाहूँगा कि वो ओलंपिक तो बहुत दूर की बात, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री का खिलाड़ी है तो डायरेक्ट जा सकता है, उसको एशिया के टॉप 3 टीम में आना पड़ेगा। कोई टीम इवेंट है तब वो ओलंपिक के लिए जाएगा। हम एशिया के अंदर ही फर्स्ट 3 में नहीं आ पाते हैं तो हम ओलंपिक कैसे जाएंगे? तो ये तो बहुत दूर की बात है। और हमारा खिलाड़ी एक जब इंडिया टीम तक भी चला जाता है तो उसके बाद भी रोजगार के लिए भटकता रहता है, उसको अपने भविष्य की चिंता रहती है, तो वो फिर वो कहाँ से सोचेगा? उसके पास इतना पैसा नहीं होता, उसके पास दूसरी जवाबदारियां होती है, तो वो ओलंपिक में जा कर के मेडल लेने का सोच ही नहीं सकता। मैं देखा हूँ कि जैसे जो खेल हैं, पावर गेम्स है, वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, और भी ऐसे कई खेल हैं जिनमें एक खिलाड़ी को, रेसलर है, अगर सही तरीके से उन्हें डाइट की ज़रूरत हो तो डाइट जो है कम से कम एक आदमी को, एक खिलाड़ी को मिनिमम महीने में 50,000 रुपये चाहिए उसको अपने डाइट के लिए, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी खिलाड़ी हैं वो या तो सामान्य वर्ग के परिवार से आते हैं या निर्धन वर्ग के परिवार से आते हैं। जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं उनके लोग कभी भी किसी स्पोर्ट्स में नहीं होते हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे देश में खेलों का वातावरण ही नहीं है, खेलों की महत्ता को नहीं समझा जाता है। तो आज ये समय है, आज हमारा देश जो है, मैं बहुत खुशी की बात है कि 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत में कराने के लिए हमने दावेदारी पेश कर दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने ओलंपिक कराने की बात कही हुई है। साथ ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं आदरणीय नीता अंबानी जी, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योग समूह की ऑनर हैं, MD हैं, मालिक हैं। तो वो भी स्पोर्ट्स में रुचि ले रही हैं और ओलंपिक कराने का निर्णय है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ओलंपिक जब हो आज से 12 साल बाद, तो उस ओलंपिक में कम से कम, आज हमारा इस ओलंपिक में 117 का डेलीगेशन गया। फ्रांस जैसी कंट्री यहाँ 3 करोड़ 4 करोड़ की जनता है, अमेरिका 3 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ की जनता है, वहाँ से 400 500 600 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी 145 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 117 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए क्वालिफाई करके। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम मेडल तालिका में पिछले ओलंपिक से भी पीछे हो गए। अगर ये ओलंपिक में हमें जाना है और खेलों में पदक लाना है, तो उसके लिए ज़मीनी ग्रास रूट से लेके नेशनल से लेके इंटरनेशनल, आपको मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी को ये नहीं पता होगा, क्रिकेट को छोड़ करके हमारे देश में कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप किसी ने कभी सुना हो।
इतने खेल हैं, ओलंपिक में 28 खेल हैं। अकरम भाई, मैं आपको एक जगह रोकूंगा। आप बात ठीक कह रहे हैं कि हम पूरे देश में जो ओलंपिक में 71वें नंबर पे रहे और हमने एक भी गोल्ड नहीं जीता। हमने 1 रजत जीता और 5 कांस्य जीते। पर जो आप 117 लोग गए, उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। ठीक है कि कम लोग गए, पर हमारे देश में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और अभी जो डेलीगेशन गया था उसमें करीब 50% महिलाएं थी और जिन्होंने जो भी परफॉर्म किया उसमें भी महिलाओं का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया रहा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लड़कियां भी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में आ रही हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की, इसमें मैं जेंडर में नहीं बांटना चाहता। महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी हैं और दोनों को ही समान अवसर मिलता है। मेडल दोनों में ही सेम समान होते हैं। अगर जितने मेडल मेंस में हैं उतने मेडल वुमेंस में होते हैं। तो जेंडर पे हम इसका विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन आज महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी, निश्चित ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ और ये हमारा देश में अभी बहुत ज़्यादा बदलाव है। लेकिन वो सब के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर सहूलतें हैं। सरकारें जब तक आगे नहीं आएंगी, जब तक पूरे देश में एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं होगा, जब तक पूरे देश में खिलाड़ियों को, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक नियम है हमारे प्रदेश में भी है, लागू है, कि जितनी भी भर्ती होती है उसमें 2% खिलाड़ियों का लेने का प्रावधान है। लेकिन आज तक वो 2% खिलाड़ी कभी भी किसी भर्ती में नहीं लिए गए। तो हमारा खिलाड़ी कहाँ है? उसकी पूछ कहाँ है? जब ये बात होती है ओलंपिक की, जब ये बात होती है स्पोर्ट्स की, तब पूछा जाता है। नहीं तो आप इन जनरल जो दिनचर्या है या रूटीन है, जो हमारा समाज है, आप उसमें जाएंगे तो हमारे स्पोर्ट्स को कोई नहीं पूछता। एक इवेंट कराना, नेशनल कराना या इंटरनेशनल कराना, वो भी खेल संघ को इतना भारी पड़ता है कि वो कराना उसके लिए असंभव जैसा होता है। बहुत तकलीफ से एसोसिएशन और फेडरेशन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। नेशनल होते हैं, उनकी स्थिति खिलाड़ियों की ऐसी कि जनरल बोगी में जाते हैं या अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जाते हैं, स्कूलों में दरी पे सोते हैं। नेशनलों में आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? आप ये खिलाड़ी जा करके क्या ओलंपिक में मेडल लाएंगे जब उनका बेस ऐसा है? जब बच्चा सब जूनियर नेशनल खेलने जाता है एक बार और जा करके फिर जब उसको दरी में सोना पड़ता है, लाइन लग के खाना खाना पड़ता है, वो भी निम्न स्तर का, न प्रॉपर उससे फैसिलिटीज़ मिलती है, उसकी रुचि कैसे बढ़ेगी खेलों पे? जब हमारे जनरेशन की रुचि खेलों पे नहीं आएगी, वो खिलाड़ी कैसे बनेगा, कैसे देश का नाम रोशन करेगा? तो बात यह है कि हमें अगर देश में खेलों को आगे ले जाना है, ओलंपिक में अधिक से अधिक मेडल लाने की बात करते हैं, हमारा जो मैक्सिमम, मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज की तारीख में जितना भी बजट होता है वो मैक्सिमम आप देख लीजिए, फ्री की चीज़ों को बांटने में तो कितना करोड़ों अरबों ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी खेल संघ हैं, आज छत्तीसगढ़ में मान लीजिए 30 खेल संघ मान्यता प्राप्त है। पूरे 30 खेल संघों को भी अगर वो साल भर में अनुदान देते तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं होता है। क्या होता है? और यहाँ तो हजारों करोड़ रुपए तो इसमें बांट देते हैं तो उसमें बांट देते हैं। सब्सिडी इतनी है, फ्री की चीज़ें इतनी है, तो क्यों ना हम खेलों का बजट बढ़ाएं, खेल संघों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें। खेल संघ को सुविधाएं देना मतलब खिलाड़ियों तक सुविधाएं पहुंचाना। खिलाड़ियों को जब तक आप सुविधाएं नहीं पहुंचाओगे, जितनी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होती है वो सरकार को अपने खुद के फंड से करनी चाहिए, ताकि खेल संघ के ऊपर किसी भी प्रकार का भार ना आए। जितने प्रशिक्षण शिविर नेशनल चैंपियनशिप के पहले जाते हैं उसमें बहुत अच्छा फंड देना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को बहुत अच्छी डाइट हो। तब कोचेस जितने भी उसमें मेहनत करते हैं, आपको बताऊंगा मैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो कोच एक स्टेट की टीम में जाता है, उस 1 रुपये भी नहीं मिलता अगर 1 महीना अगर वो ट्राई कोचिंग कराता है तो बच्चों को 1 सिंगल रुपये उसका मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्यों आदमी अपना घर का, अपना समय खराब करके खिलाड़ी तैयार करेगा? आज हमारा पूरा देश, सब लोग बोलते हैं कि खिलाड़ी लाएं, कहाँ से लाएं, ओलंपिक में हम इतना क्यों फेल हैं? इसलिए फेल हैं हम।
तो हकीकत जमीनी ये है कि जो अभी अकरम भाई ने बताया कि सच्चाई कुछ और है। हम अपेक्षाएं तो बहुत कुछ करते हैं कि हम सोचते हैं कि खिलाड़ी क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, तो क्या खिलाड़ी खेल संघों को या एसोसिएशन को वो सारी सुविधाएं मिल रही है, खिलाड़ियों को क्या उनके लिए वो पोषण आहार जो उनके लिए जरूरी है, वो डाइट जो उनके लिए जरूरी है, जो इक्विपमेंट जरूरी है, जो मैदान जरूरी है, वो सब मिल रहे हैं क्या। एक हमारे यहाँ पर जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने जो देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था, उनका एक उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी और वो बहुत चर्चित हुआ था। वो कह रहे थे कि भारत में खिलाड़ी सिस्टम के कारण नहीं बल्कि सिस्टम के बावजूद सफल होते हैं, यानी जो सिस्टम खिलाड़ियों की राह में रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, इसके बावजूद जो सर्वोत्तम प्रतिभा है वही चमकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम बातचीत सुन रहे हैं कि जिसके भीतर जुनून होता है, जिसके घर में लोगों को लगता है कि तमाम अभाव के बावजूद भी मुझे खेलना चाहिए, वो लोग खेल के लिए जा रहे हैं। वो कैरियर उनको बाद में समझ में आएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नौकरियों में 2% आरक्षण की व्यवस्था उसके बावजूद भी उनको वहां पे पद खाली है, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जिससे खिलाड़ी जुड़ सकते हैं, पर वो स्थितियां हमारे यहाँ नहीं है। हमारे साथ इस पूरी बातचीत में सुमय कर हैं, जो भास्कर जैसे लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के स्पोर्ट्स में लगातार लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा सुमय, ये जो कुछ बातचीत चल रही है, क्या हम प्रतिभाओं को, प्रतिभा खोज जो होता है पढ़ाई लिखाई के लिए, क्या हम खिलाड़ियों की खोज के लिए कुछ कार्यक्रम करें? कुछ स्कूल, जैसे हमने हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें कि हमने अंग्रेजी माध्यम के आत्मानंद स्कूल बनाए, तो क्या हमको स्पोर्ट्स के स्कूल बनाना चाहिए जैसे सैनिक स्कूल बनते हैं? तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि यदि हम 2036 की मेजबानी करना चाहते हैं तो एक इवेंट के रूप में तो हम बड़ा इवेंट क्रिएट कर देंगे, उसमें होटल वालों को फायदा हो जाएगा, उसमें तमाम लोगों को फायदा होगा। पर जो देश का खिलाड़ी क्वालिफाई ही नहीं करेगा तो फिर उस समय हमारी बड़ी किरकिरी होगी कि हम मेजबान टीम है और हमारे पास, हम हासिल करने के लिए हमारे पास मालूम पड़ा कि कोई स्वर्ण पदक नहीं है, तो एक हमारे लिए एक निराशा का भाव होगा। इस पूरे संदर्भ को आप किस तरह से देखते हैं? लेवल पे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। स्कूल लेवल पे ऐसा है कि हमारे मतलब बहुत तैयार हो रहे खिलाड़ी, लेकिन कॉलेज में आते आते खेल ख़त्म हो जाता है। स्कूल लेवल पे हमारे पास ओलंपिक, नॉन ओलंपिक दोनों गेम्स हैं, बट क्या होता है कॉलेज में आते आते फिर वो खेल आधे हो जाते हैं। कॉलेज में तैयारी करने के लिए खिलाड़ियों को ट्रायल तक नहीं लिया जाता और सीधा टीम भेज दी जाती है। तो सर स्कूल कॉलेज के बाद फिर अपन ओपन में आते हैं, तो ओपन में ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से खिलाड़ी तैयार करने के लिए जो 3 दिन का ट्रायल होता है उसको 1 दिन में निपटा दिया जाता है, लिहाजा वो फंड की कमी की वजह से, ताकि वो फंड दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकें। सर उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे हमारी कोई भी ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे हम कोई खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे पास ना क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बहुत तैयार किए हुए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारे पास कोच नहीं है। कोच हैं तो कोच संविदा भर्ती पे लिए जाते हैं जिनकी सैलरी होती है 14-15 हज़ार रुपये। अब 14-15 हज़ार रुपये में वो छत्तीसगढ़ में तैयारी कराना छोड़ करके वो दूसरे राज्य चले जाते हैं। और हमारे खिलाड़ियों को भी छोड़ने का कारण यही है कि वो दूसरे राज्यों में जाके तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोच की कमी है। तीरंदाजी जैसे खेल में हमारे पास एक्सीलेंस सेंटर खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोच की कमी है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन कोच नहीं है। खेल विभाग जो है 4 साल 5 साल बाद एक खेल अलंकरण कराने के पोजीशन में आया है। अब उसके बाद खेल अलंकरण कराने की स्थिति में भी ऐसा है कि प्रोत्साहन राशि का जो नियम है इनका, वो प्रोत्साहन राशि साल में उनको खिलाड़ियों को 10,000, 8,000, 15,000 साल में एक बार, उस 10-8 रुपये प्रोत्साहन राशि में वो क्या क्या करेगा, वो खिलाड़ी क्या करेगा? अपने लिए शूज़ तक नहीं खरीद सकता वो खिलाड़ी। तो ऐसे सब नियमों के कारण सर कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, तो इसको सुधारने की ज़रूरत। नहीं, मैं समय ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैं चूँकि इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था, तो जिन देशों ने इस समय बहुत सारे पदक जीते हैं उनके यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? मतलब देखिए, कोई चीज़ अचानक से नहीं होगी, तो इसमें जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जिनकी भी बात हो, तो जो 10 देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो पेरिस ओलंपिक में जो 11 टॉप के देश थे उसमें से कुछ समानताएं थी उनमें। वो एक तो जो है वो पूंजीवादी देश थे और एक साम्यवादी देश था। तो अगर हम रूस की बात करें तो वहाँ पर, या चीन की बात करें तो वहाँ पे स्कूल लेवल से बहुत सारी सुविधाएं हैं, या अगर हम पूंजीवादी देश की बात करें तो वहाँ का जो कारपोरेट घराना है या जो वहाँ के पैसे वाले लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों में प्रमोट करते हैं, चाहे वो रिसर्च के लिए प्रमोट करें, चाहे नए खोज के लिए प्रमोट करें, वो बहुत सारे काम करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि वो फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, जो भी है, उसमें वो खिलाड़ियों को बचपन से
प्रमोट करते हैं, बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। हमारे यहाँ का जो पैसे वाला आदमी है वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसी कुछ ही लोग होंगे जो स्कूल में एजुकेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लोग जो पैसे वाले हैं वो ऐसा स्कूल या अस्पताल खोलते हैं कि उससे और पैसा कमा सकें। वो ये नहीं सोचते कि हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें। जबकि विदेशों में लोगों में ये भावना बहुत मैंने देखा कि जिनके पास भी पैसा है कि हम समाज को क्या देके जाएंगे, तो ये भाव नहीं है। सरकार के स्तर पे ठीक है कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को लेकर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सरकार, हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो चुनाव होता है, तो जैसे अभी अकरम भाई कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग मुफ्त में देते हैं, तो मुफ्त में किनको देते हैं? एक तरफ हम बात करते हैं कि खिलाड़ियों को अच्छी डाइट मिलना चाहिए, पर हमारे यहाँ के स्कूल में बच्चे इसलिए जाते हैं कि उनको मध्याह्न भोजन मिलता है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने ही ना जाए। बहुत सारी लड़कियों को यदि निःशुल्क कॉपी किताब साइकिल ना मिले तो भी वो पढ़ने ना जाए। तो हमारे यहाँ तो स्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। तो क्या सरकार के साथ साथ समाज को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए? जो क्रिकेट एसोसिएशन या बाकी स्पोर्ट्स के एसोसिएशन हैं, जो उसके क्लब हैं, जो उसके फेडरेशन हैं, उनमें जैसे क्रिकेट को लेके बहुत लोग इस समय, चूंकि उसमें पैसा है, तो शहर के अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के भी बड़े लोग उसमें जुड़े हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश में भी बड़े बड़े लोग उससे जुड़े हैं क्योंकि वहाँ पैसा है। पर जिन खेलों में पैसा नहीं है, जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि पूरे बजट का 1 करोड़ रुपया मुश्किल से स्पोर्ट्स के लिए होता है। स्पोर्ट्स का जो सरकार ने संचालनालय भी बनाया है, उसमें भी वो किसी पुलिस के अधिकारी को, किसी ऐसे आदमी को बिठाते हैं। बहुत जगह एसोसिएशन में हम देखते हैं कि जिनका खेल से सीधे संबंध नहीं होता वो उसके पदाधिकारी बन के बैठते हैं, क्योंकि उनको आने जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए आसानी होती है। तो ये सब चीज़ों को कैसे हम लोग सोच सकते हैं? बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो स्पोर्ट्स को नहीं जानते वो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। सर, स्कूल लेवल पे इसका ऐसा डेवलपमेंट है कि स्कूल में बोनस अंक मिलते हैं। कोई भी खिलाड़ी अगर क्या बोलते हैं नेशनल में मेडल जीतता है तो उसको 10 से 15 अंक बोनस के तौर पे मिलते हैं, जिससे वो खिलाड़ी खेल से जुड़ा रहता है। बट वो कॉलेज में ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके अलावा सर CSR मद से भी बहुत कुछ पैसे खर्च करके समाज के लोग आगे बढ़ के, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्योग भी आगे बढ़ करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे NMDC ने तीरंदाजी को गोद लिया है, वो हर साल जो है 2 करोड़ रुपए अपने तीरंदाजी के ऊपर खर्च करते हैं। बट वही है कि तीरंदाजी में हमारे पास एक भी मेडल नहीं है स्कूल के अलावा। रीज़न कि हमारे पास कोच अच्छे नहीं है। CSR में ठीक है, आप हमारे पास CSR में हम जैसे कहें कि कुछ ही लोग हैं जो अपना पैसा देते हैं, पर हमको लगता है कि जो उद्योग हमारे आसपास हमारे पर्यावरण को भी दूषित करते हैं, हमारी सड़कों को भी खराब करते हैं, चाहे वो कितना ही पैसा कमाए, उनके पास भला ही पैसे कम हो। 1 करोड़ रुपए यदि सरकार दे रही है तो 1 करोड़ तो कोई उद्योग भी दे सकता है। बाकी समय में तो वो राजनीतिक दलों को चंदा देते ही हैं, बहुत सारी चीज़ों में चंदा देते हैं। पर स्पोर्ट्स के मामले में चूंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, कोई दबाव नहीं है। ये कोई नहीं कहता कि मोहल्ले का पार्षद कभी नहीं कहता कि मेरे यहाँ के मैदान को बेहतर करो, वो उल्टे उसमें प्रदर्शनी लगवाता है, वो मेले ठेले लगवाता है। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि हम अपने शहर की बात करते हैं कि जो बचे कुचे मैदान है वहाँ कभी प्रदर्शनी चलती रहती है। मतलब वहाँ खेल के अलावा सब चीज़ों के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि हमेशा मुझे सक्रिय दिखते हैं। टीवी के माध्यम से बहुत सारी गेमों की लीग्स अभी प्रारंभ हो गई है। IPL की तरह वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल, हॉकी, इन सब की लीग आई है, पैसा आया है और निश्चित ही कॉरपोरेट घराने भी थोड़ा बहुत पैसा अब दे रहे हैं धीरे धीरे। CSR हेड जो है वो आजकल वैसे सीधे खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टर के माध्यम से वो होता है खर्च। मेरे कहने का मतलब अब बदलाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन निश्चित ही अगर इसमें अच्छे से कार्य किया जाए तो बहुत आगे जाया जा सकता है। खेलों को और खिलाड़ियों को अब आने वाले समय में, चूँकि हमारे देश में ओलंपिक होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा वातावरण की आवश्यकता है। आज जो बच्चे जिनमें टैलेंट है वो 12 साल में एक ओलंपिक में पदक प्राप्त करने के लायक बन सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ जो है ये सॉफ्ट बॉल के कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। तो मैं चंद्रशेखर जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बातचीत हो रही है कि क्या सॉफ्ट बॉल में जो आप लोग खेल रहे हैं, क्या हमारी स्थितियाँ बनेंगी, हमारी क्या स्थिति बन रही है, और आप जो खेल गतिविधियां हो रही हैं उसमें किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं, समाज का उसमें क्या सोच है,
क्या खिलाड़ियों के बारे में कोई चिंता? वैसे तो देखिए, मैं थिएटर से भी आता हूँ, तो नाटक वाले भी बहुत रोना यही रोते हैं संस्कृति के लोग कि वहाँ कोई पैसा नहीं है, इसीलिए टिकट खरीद के कोई नाटक देखने नहीं जाता हमारे यहाँ। जबकि दूसरी जगह हम देखते हैं कि लोग वहाँ पर टिकट खरीदते हैं, इसलिए नाटक होते हैं। तो चाहे कल्चर का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, ये कई क्षेत्र हमारे यहाँ उपेक्षित हैं। बात हम बहुत करते हैं इनके बारे में, पर जमीनी क्या सच्चाई है, चूंकि आप लोग इससे जुड़े हैं तो आप बताएंगे। जैसे अकरम सर ने बताया कि बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि खेल जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के आते हैं तो हमारे यहाँ जो राशि है सिर्फ 25,000 है। सीनियर नेशनल में अगर हम जीत के आने के बाद अगर 25,000 जीतते हैं, अगर वेट लिफ्टर 25,000 जीतने के बाद अपना वो डाइट मेंटेन कर पाए, और वो परिवार मध्यम परिवार से आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल नहीं है कि वो रिच फैमिली वहाँ खेलने के लिए आए, तो जो मध्यम परिवार के रिजल्ट दे रहे हैं तो हम तो यहीं से ख़त्म कर दे रहे हैं सिर्फ उनको 25,000 दे के। अगर वो नेशनल पे मेडल जीत के आते हैं, गोल्ड मेडल, तो अभी तक 2014 के बाद उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है। तो एक नीति यहाँ पर देखा जाए, दूसरी नीति ये है कि हम ओलंपिक का सोचते हैं तो बहुत हाई लेवल का हो गया, क्योंकि हमारे पास पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेट है, दिल्ली भी है, जिससे हम मैच जीत के आ रहे हैं। जीत के आने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिलता, क्योंकि उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हुए लगभग आज कुल मिला के 10 साल हो चुका है। तो हम 10 साल पीछे जाएं तो वहाँ से प्लेयर हमारा ख़त्म हो जा रहा है। और जैसे ओलंपिक में हम देखें कि अब एक प्लेयर जो गवर्नमेंट में जॉब होते हुए वो मेडल जीते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा लगाने के लिए सब कुछ था, जॉब भी था। अगर हमारे प्लेयर, छत्तीसगढ़ के प्लेयर के पास ऐसा कुछ सुविधा आ जाए तो हो ना सके, कभी ना कभी हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ का एक मेडलिस्ट रहेगा, गोल्ड मेडलिस्ट। और जैसे समाज की बात करें तो सीजी और सीबीएसई स्कूल में, सीजी स्कूल में उनको बोनस अंक मिलता है, सीबीएसई में किसी प्रकार का बोनस अंक नहीं है, सिर्फ वह अपने मनोरंजन के लिए खेलने के लिए जाते हैं। और उन्हें बोनस अंक नहीं मिलने के कारण उनके पेरेंट्स का सोच ये रहता है कि आगे जाके इनका क्या होगा, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर अभी तक वो खेल के मेडल दिए हैं ना, उनका कुछ हो नहीं रहा है, तो जूनियर प्लेयर वहीं से ख़त्म हो जा रहे हैं, वहाँ से कोई भी जूनियर प्लेयर रहते ही नहीं है। और प्लेटफॉर्म देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे हॉकी का स्टेडियम है हमारे पास, बॉक्सिंग का भी है और वॉलीबॉल का भी है। तो प्लेयर नहीं होने के कारण स्टेडियम बिल्कुल जीरो होते जा रहा है, और प्लेयरों की संख्या देखिए तो बहुत ही कम है। और हम ओलंपिक की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ओलंपिक प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे टैलेंट बहुत सारे हैं। वो जो जैसे मॉर्निंग सुबह से वो प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी एक प्लेयर हूँ, मेरा सोच थोड़ा सा जीरो होते जा रहा है, क्योंकि उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरे को लगभग 10 साल पहले मिल जाना था, और मैंने कोचिंग भी किया और प्लेयर भी रहा, और बहुत सॉफ्ट बॉल के लगभग 9 गोल्ड मेडलिस्ट दिए हैं हम लोग, सीनियर भी दिए, जूनियर भी दिए, सब जूनियर भी दिए। उसी प्रकार बास्केटबॉल में भी दिए। आज बास्केटबॉल की स्थिति देखें तो वो भी बैक होते जा रहा है। अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएं और कुछ खेल विभाग योजना बनाए कि प्लेयर कुछ ऐसे बनाए जो अगर गवर्नमेंट जॉब हम उनको देने के बाद भी अगर वह मेडल देता है तो कंटिन्यू उनको प्रैक्टिस कराया जाए, क्योंकि हम अगर उनको गवर्नमेंट जॉब देते हैं तो वहाँ से प्लेयर को समाप्त कर देते हैं। वो या तो वो ऑपरेटर रहेगा या तो बाबू बनेगा, तो दिन भर वहाँ वर्क करते ही करते उनकी बॉडी वैसा नहीं रह पाता कि वो मेडल दे पाए। ठीक कह रहे हैं आप कि हमको एक एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा, केवल खिलाड़ी को नौकरी देने से काम नहीं बनेगा, नहीं तो फिर वो खिलाड़ी बाबू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा अमूमन हमारे यहाँ सोच होती है कि यार चलो यार तुमको नौकरी मिल गई, तुम ये काम पकड़ो, अभी बाद में जाना खेलने वेलने। तो लोग इस तरह की सोच हमारे यहाँ, क्योंकि समाज में एक तरह का जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी पिछले दिनों मैं नारायणपुर गया, और नारायणपुर के जो रामकृष्ण मिशन आश्रम है वहाँ जाके देखा। मुझे देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ कि हमको ये कल्पना ही नहीं थी कि वहाँ पर पूरे देश की प्रतियोगिता हो रही है। जिस दिन मैं था वहाँ 15 राज्य आए हुए थे, उसके पहले वहाँ पे पूरे देश की प्रतियोगिता हुई, और वहाँ पर वो लोग जिस तरह से फुटबॉल का मैच करा रहे थे, एक लड़का इटली खेलने गया हुआ था। तो हमको ये लगा कि नारायणपुर में जिस तरह की स्पोर्ट्स की गतिविधियां हो रही हैं, हम नारायणपुर को इस तरह जानते हैं कि वो नक्सलाइट क्षेत्र है, वहाँ आए दिन हमको विस्फोट की खबर मिलती है। पर एक आश्रम और वहाँ का हमने ग्राउंड देखा, वहाँ की खेल गतिविधियां देखी, तो मुझे लगा कि एक संस्था जो कि जिसको हम कहें कि एक सामाजिक संस्था है, जो शैक्षणिक संस्था, 3000 बच्चे, अबुझमाड़ के बच्चे, जो नक्सलाइट क्षेत्र के बच्चे, उनको रहकर वहाँ पढ़ाया जा रहा है।
और उनको स्पोर्ट्स में डाला जा रहा है, और पूरे नारायणपुर में जिस तरह का माहौल था वो बहुत चकित करने वाला था। तो यदि एक नारायणपुर फुटबॉल में देश में श्रेष्ठ हो सकता है, राज्य की जो फुटबॉल टीमें हैं या जूनियर सीनियर उसका वो चैंपियन होता है, तो ये यदि बहुत सारी संस्थाएं इस तरह का रोल प्ले करें तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। हमारे साथ में जो हैं शेख इब्राहिम जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात को जो कहना चाहते हैं उनके मन में वो बात रखें। मैं आई स्पोर्ट्स का मैनेजिंग हेड हूँ, जो हमने बैडमिंटन एकेडमी खोला है। बैडमिंटन एकेडमी खोला है। मैं भी आप लोगों को सुन रहा था, आप लोगों तो एसोसिएशन से हैं सभी लोग, पर हमने ये चीज़ एकेडमी इसीलिए खोला था, यही पॉइंट के लिए थी कि बच्चे हमारे यहाँ तैयार नहीं हो पा रहे हैं बैडमिंटन के लिए। हम मतलब ग्रास रूट से तैयार करना था, तो हमारे जो ओनर हैं उन्होंने ये चीज़ इसीलिए ही खोला है। तो बाकी चीज़ें मतलब ये है कि आपके पास जो कोचेज़ हैं और भी जो है, जो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब प्लेयर्स थे वो अब कोच बन के नहीं है, तो अलग अलग दूसरी सिटीज़ में चल जा रहे हैं, तो प्रॉपर उसको कोचिंग नहीं दे रहे थे। तो हम उनको यहाँ ला के हम यहाँ से बच्चों को तैयार करना है, पर इसी के लिए पर बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर को आना पड़ेगा। ये खाली हम जो सर बोल रहे थे कि गवर्नमेंट के ऊपर हम नहीं कर सकते, कॉरपोरेट सेक्टर को आना पड़ेगा सही तरीके से, क्योंकि CSR फंड जैसे आपने बताया कि वो कलेक्टर के थ्रू जाता है ऐसा, पर इंडिविजुअली उनको अपने से भी करना चाहिए वो, और ऐसा खाली गवर्नमेंट से तो चीज़ें होंगी नहीं। बच्चे अगर हमको तैयार करना है, और मैंने अभी बहुत सारे इंटीरियर जगहों में गया है, तो वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से भी वहाँ कोचेस की कमी है। प्रॉपर कोचेस नहीं है तो आपके बच्चे बन नहीं सकते, क्योंकि नीचे से जो बच्चों को तैयार करना है वो कभी नहीं हो सकता अगर प्रॉपर अच्छे कोचेस हों। और कोचेस को भी अब उनको सैलरी अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो वो रुकेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं उनको नए जगह पे वो जाएंगे। कुछ आप कहना चाह रहे थे जी? सुमय कर जो है कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कि क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद कोचेज़ आएंगे, कोचेज़ की फ़ीस तय होती है। वैसे ही खिलाड़ी, अगर मान लीजिए वो कॉर्पोरेट सेक्टर आने के बाद अगर कोई खिलाड़ी आता है, तो मेरा मानना ये है कि एक दिन में तो ओलंपियन तैयार नहीं होगा, उसके पीछे आप साल भर मेहनत करेंगे। तो कम से कम अगर जैसे आप दिन भर में मतलब एक महीने में अगर आप क्या बोलते हैं 10 खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, आप उनको कोचिंग दे रहे हैं, साल भर में अगर 10 खिलाड़ियों को आप कोचिंग दे रहे हैं, तो उसमें से कम एक ऐसा खिलाड़ी हो जो एकदम मध्यम वर्गीय हो या जिसके पास ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता हो, तो उसको कम आप फ्री में कोचिंग दें। क्योंकि हमारे प्रदेश में ऐसी बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जिसमें मतलब महीने की 40-50 हज़ार रुपये फ़ीस हुआ करती है, तो वो मध्यम वर्गीय जो क्या बोलते हैं खिलाड़ी है, वो कहाँ से वो रुपए लेके आएगा। तो मेरा बोलना यही, बस जब भी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई अगर आता है तो कम से कम एक खिलाड़ी वो फ्री में तैयार करके दे जो आगे चल के देश का प्रतिनिधित्व कर सके। ये आपने बहुत सही चीज़ कहा है। इसी के लिए हमने जो है ना, हमारे यहाँ जो भी जैसे ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं या हमें कुछ छोटे बच्चों में टैलेंट दिखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो उसकी बॉडी का पोस्चर होता है या वो एक मतलब एक स्पोर्ट्समैन का है, हमें दिखता है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमने अभी नया एक प्रोग्राम किया है जो हम दिसंबर में चालू करेंगे। इसमें हम अलग अलग इंटीरियर में, जैसे जगदलपुर इस एरिया में जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, हम वहाँ जाने वाले हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके वहाँ से बच्चे सेलेक्ट करके लाएंगे, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको ट्रेनिंग देंगे। और इसमें हम गवर्नमेंट को भी बोलेंगे कि अगर खेल मंत्री जी हमारे हैं तो वो भी अपना कुछ सहयोग देते हैं, तो दोनों, क्योंकि एक से नहीं होगा, मिल के ही किया जा सकता है अगर कुछ अच्छी चीज़ करना है। तो हमारे ये प्रोग्राम में है, हम ये दिसंबर से स्टार्ट करेंगे सर। की क्या कमियां थी और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए। मेरा एक सोच है, स्पोर्ट्स में मेरी पूरी ज़िंदगी रही है, मैं एक नेशनल प्लेयर रहा हूं और उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम किया है। तो मैंने खेल को और इंटरनेशनल बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे एशियन चैम्पियनशिप और बहुत सारे टूर्नामेंटों में एज ए मैनेजर गया हुआ हूँ। तो मेरा ये सोचना है कि देखिए, सबसे पहले तो टैलेंट सर्च होना चाहिए। उसके बाद मैं सुमय भाई की बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ कि स्कूल लेवल पे हमारे पास टैलेंट और खिलाड़ी मिल जाते हैं, वो खिलाड़ी कंटिन्यू खिलाड़ी बने रहें, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से
उनके कोचिंग कैंप्स लगा के यूनिवर्सिटी की टीमें अच्छा पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक कंपटीशन मिले हर लेवल का, जूनियर लेवल, सब जूनियर लेवल, मिनी लेवल, यूथ लेवल, सीनियर लेवल, 5 कैटेगरी होती है। उसमें अधिक से अधिक खिलाड़ी को ऐसा नहीं कि एक बार साल में स्टेट चैम्पियनशिप खेले और फिर जाकर के एक बार नेशनल खेल ले, उससे नाकाफ़ी है। कम से कम उसको साल में 10 महीने में 20 टूर्नामेंट खेलने को होना, उसको इतना कंपटीशन मिले, कंपटीशन से खिलाड़ी की पहचान होगी। अधिक से अधिक हमारे देश में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने चाहिए, अधिक से अधिक लीग का आयोजन होना चाहिए। लीग्स जितने ज़्यादा आएंगे, हमारे को सामाजिक रूप पे जो कॉरपोरेट घरानों का सहयोग चाहिए। शासकीय विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा जो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इसमें खिलाड़ियों की भर्ती होना चाहिए, ताकि वो खिलाड़ी भर्ती होने के साथ साथ उन्हें खेलने का पूरा अवसर और आने जाने की पूरी सुविधा मिलना चाहिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा भर्ती होती थी पुलिस में और रेलवे में, जो कि बंद हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि हमारा भारतीय रेल पहले खिलाड़ियों को नेशनल चैम्पियनशिप में या स्पोर्ट्स में कहीं भी जाने पे 75% की छूट देता था यात्री किराए में, वो भी बंद हो चुका है। अब 100% किराया लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। देखिए आप देखते होंगे क्रिकेट का टीम, इंडिया टीम कभी भी आपको खाली नहीं दिखेगा। एक मैच ख़त्म होगा नहीं कि दूसरा टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, 2020 चालू हो जाएगा। फिर इंडिया में जगह जगह क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। खिलाड़ी तब तैयार होगा जब उसको खेल चलता हुआ दिखेगा। खिलाड़ी जो होते हैं वो एक समाज में रोल मॉडल बन जाते हैं। वो निश्चित ही नए आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और उनके प्रभाव में ज़रूर खेलो। ऐसा कोई नहीं है, आज का समय और बदल गया है। जब आप देखेंगे कि अभी का ये जो युग है मोबाइल और कंप्यूटर का हो गया है, तो हर बच्चे का पिता यह चाहता है कि उसका बच्चा जाके मैदान में खेले। तो समय बहुत बदल चुका है और निश्चित ही हम विश्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है पूरा विश्व, हमारा देश बढ़ना चाहिए। ओलंपिक करा रहे हैं पहली बार, जो हमारे लिए, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं सभी को। और अगर अभी से कार्य चालू किया जाएगा तो निश्चित ही हमारे देश में खेल संघों को, फेडरेशनों को भी मदद मिलनी चाहिए। सब तरीके का काम है। मैं बता रहा हूँ, इसमें इतना कुछ करने की आवश्यकता है कि अभी मैं बोलूँ तो बेमानी बात नहीं है। मतलब जो हमको 100% करना है ना, तो हम 5% में चल रहे हैं। 5% उस पर काम हो रहा है फॉर्मेलिटी की तरह। चाहे इंटर स्कूल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, या स्कूल नेशनल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो, नेशनल्स हो, ऐसा लगता है कि खेल को एक खेल होना चाहिए बोल के खेल चल रहा है। खेल के पीछे ठीक, आप सही कह रहे हैं कि भारत में यदि हम बात तो कर रहे हैं कि हम आयोजन करना चाहते हैं 36 में, पर हमारी जमीनी तैयारी जो है वो उस तरह से नहीं है, हमारी मानसिकता नहीं है। अभी नीति आयोग के दस्तावेज देखने से भी पता चलता है कि देश के लेवल पर भी इस तरह की कोई सोच नहीं है स्पोर्ट्स को लेके, जैसा कि हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। एक दो चीज आप लोगों ने कही, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक होता है CRS का फंड जो उद्योग देते हैं, एक हमारे राज्य में आप उसका नाम गलत तरीके में सुनते हैं, वो होता है DMRF फंड जो है खनिज के लिए। वो फंड में आदिवासी जिले जिनको आप बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं, वहां करोड़ों रुपया है। जहां पर भी खनिज संपदा है वहां करोड़ों रुपया, और वहां के जो भी अथॉरिटी हैं, किसी ने वहां अपने बंगले में स्विमिंग पूल बनाया, उसकी जांच चल रही, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। पर अगर वो स्पोर्ट्स में वो पैसा लगता तो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे शारीरिक रूप से जो है, अगर उनका बिल्ड इस तरह से होता है कि वो जमीन के भीतर कहना चाहिए, वो बहुत सारी प्राकृतिक चीजों से जुड़े होते हैं, तो बहुत आगे जा सकते हैं। पर चूंकि वहां जो लोग नीति निर्धारक हैं, उनकी सोच में ये नहीं है कि हम इस तरह से भी चीजें करें, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये अगर लगातार चलेगी, स्पोर्ट्स लगातार होगा, सो मस्ट गो ऑन जिसको बोलते हैं, कि आपका कार्यक्रम साल भर का चलना चाहिए, कैलेंडर ऐसा बनना चाहिए हर खेल के लिए कि कोई ना कोई गतिविधि उसमें चलती रहे। जी
खेल जैसे हम बोल रहे हैं, आज हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, मैं खेल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि खेल सिर्फ ये खेल जो देखा जाता है वो वैसा खेल नहीं है। खेल के अनेकों लाभ है। हमारी जो पूरी जनरेशन है अगर वो खेलों से जुड़ेगी तो सबसे पहले तो स्वस्थ रहेगी। दूसरी चीज़ें, हमारी जो हर प्रकार की भावना है, खेल में एक बार मैदान में आता है तो रोज़ एक आदमी जीतता है तो एक हारता है, तो रोज़ हार करके भी वो दूसरे दिन जीतने आता है। मतलब आदमी को वो जीवन का बहुत बड़ा सीख देता है कि कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। जितनी प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, मतलब धर्म भेद है, जाति भेद है, वर्ग भेद है, वह सब भी खेल में नहीं होती है। यहाँ खेल में चाहे किसी भी वर्ग का खिलाड़ी हो, किसी भी जात धर्म किसी का भी हो, अगर वो अच्छा है तो अच्छा ही कहलाता है। इसी प्रकार के खेल के अनेकों लाभ हैं। ये नहीं कि सिर्फ जीवन बने, ओलंपिक में मेडल लें या उसके लिए खेल होता है। पूरा हमारा समाज अगर खेलों में अगर अच्छा वातावरण बनेगा, निश्चित ही खिलाड़ी नशे से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि बचपन से उसका जो समय, बच्चा एक युवा होता है, स्कूल कॉलेज आने के बाद ज़्यादा अगर बुरी आदतों से ज़्यादा प्रभावित होता है। एक ये हमारे समाज का एक वो है, जब अगर बच्चा खेल मैदान में आ जाएगा तो उसे समय ही नहीं मिलता कि कोई बुराई सीखे। स्कूल कॉलेज आने के बाद अगर शाम का समय जो मुख्य समय होता है उस समय वो मैदान में रहेगा, सुबह के समय मैदान में रहेगा, तो निश्चित ही इस प्रकार हमारे पूरे अच्छे समाज का निर्माण भी खेल के माध्यम से हो सकता है। और निश्चित ही इसमें अगर हम एशिया में, वर्ल्ड में, ओलंपिक में अगर सिरमौर बनते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत ही फख्र की बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिलिंद जी हमारे साथ हैं, मिलिंद गौतम जी, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। मिलिंद जी। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरीके की परिचर्चा जो खेल के प्रति लोगों को जागरूक करती है, उसके लिए आप लोगों ने ये परिचर्चा का आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। सर, आप सभी को पता है कि इस देश और पूरी दुनिया में क्रिकेट के प्रति लोगों की क्या दीवानगी है, क्रिकेट में कितना पैसा है और क्रिकेट में सरकार कितना पैसा लगाती है। क्रिकेट के अलावा भी ऐसे खेल हैं जहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर्स को, सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को, उनको बड़े मात्रा में फंड्स देना चाहिए। आप एक खेल के प्रति, एक खेल में 1000 करोड़ लगा रहे हैं और एक में अगर 1 करोड़ लगा रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी उस प्रकार से मिलेगा। मेरा ये सोचना है कि क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और अनप्रोफेशनल टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, मैं अभी आई स्पोर्ट्स एकेडमी खेलता हूँ, आप वहाँ पर जाकर देखिए, अभी भी वहाँ पर 24 तारीख तक टूर्नामेंट चल रहा है। 8 साल 9 साल के बच्चों को आप खेलते देखेंगे तो आपको इस बात का आकलन हो जाएगा कि बैडमिंटन के प्रति बच्चों से लेके बड़ों तक में कितनी दीवानगी है। इतना टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि इब्राहिम जी ने बताया कि जो ट्राइबल क्षेत्र के कुछ बच्चे भी हैं जिनमें प्रतिभा होती है, उनको भी एकेडमी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कोचिंग दे रही है, और उसके अलावा और भी आगे प्लान्स है एकेडमी के। तो मेरा ये सोचना है कि सरकार जब फंड देती है तो किसी खेल को छोटा ना समझे। आप एक खेल में इतना पैसा दे रहे हैं, दूसरे खेल में भी उतना पैसा दीजिए। हम देश की तुलना आसानी से कर लेते हैं कि भारत ने 6 मेडल लाया और चीन और अमेरिका ने 100 मेडल लाया, लेकिन हम इस बात से हमको तुलना करना चाहिए कि बाकी देशों में खिलाड़ियों को किस प्रकार से सुविधाएं मिलती है और इस देश में किस प्रकार से सुविधाएं मिलती है। जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि रेलवे में टिकट जो 75% पहले टिकट में प्राइस कम होता था और अभी 100% लग रहा है, तो ये तो अन्याय है एक तरीके से खिलाड़ियों का। हमारे हिसाब से खिलाड़ी जहाँ भी जाए उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बचपन से लेके अपने बड़े उम्र तक पढ़ाई छोड़ के, घर बार छोड़ के वो अब मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो उसे उस चीज़ का न्याय मिलना चाहिए। और मेरा एशियन न्यूज़ से भी निवेदन है कि आप इस बात को सरकार तक गंभीरता से पहुंचाएं कि बैडमिंटन हो, चाहे सॉफ्टबॉल हो, चाहे कोई भी खेल हो, उस खेल में कॉरपोरेट सेक्टर्स को और जितने भी ब्रांड्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप्स देती हैं बड़े बड़े खेलों में, तो उन लोगों को बाकी खेलों में भी स्पॉन्सरशिप और फंड्स देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही मेरी राय है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। हम देखते हैं कि हमारे देश में कल हमने देखा कि कलकत्ता में एक घटना हुई, और चूंकि क्रिकेट के स्टार रहे सौरव गांगुली नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे, तो पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा था।
पर हम ये देखते हैं कि हमारे देश में जो पूरे मीडिया है या जो भी कहें समाज है, उसमें राजनीति जो है वो इतनी हावी है कि यदि कोई वोट बैंक है, कोई समाज उसका मामला उठाएगा तो उस पर नोटिस लिया जाएगा। क्योंकि कलाकारों का, खिलाड़ियों का, अभी अकरम भाई कह रहे थे कि उनका अपना एक उस तरह का समाज नहीं होता, वो पूरे एक वसुधैव कुटुंबकम में रहते हैं, वहाँ कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता। तो उनकी आवाज़ जिस तरह से उठनी चाहिए वो उस तरह से नहीं उठती है, और जिन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए वो लोग भी ये आवाज़ नहीं उठाते, ये हम लोग देखते हैं। इसीलिए कई बार हमारे, जैसे हमने कहा कि खेल मैदान है, उस पर क्यों ऐसा होता है कि मेले लगते हैं? वो किसी का भी मेला लग सकता है। महाराज लोगों के प्रवचन क्यों होते हैं? समाज उस तरह से विरोध क्यों नहीं करता? तो दरअसल समाज के भीतर इस तरह की जो बात पैदा होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं सातबाल के, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात कहें, जो कहना है उनको। मुझे इनवाइट किया, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चैनल है जिसने स्पोर्ट्स के लिए सोचा, वरना अभी तक तो ऐसा था कि कोई स्पोर्ट्स के लिए सोचता भी नहीं था, ना किसी को कुछ पड़ी नहीं थी कि स्पोर्ट्स में कोई कुछ कर सकता है। तो सर, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टबॉल का नेशनल प्लेयर हूँ, इससे पहले मैंने जो भी स्ट्रगल किया, मैंने ट्रेन में बिना सीट के ट्रैवल किया या जो भी किया, वो मेरी खुद की एक स्ट्रगल था। लेकिन उसके बाद जब मैंने मेडल लाया, मेडल लाने के बाद भी जब मुझे सुविधा नहीं मिला ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं खला। इसलिए मैं जब नेशनल में भी गोल्ड मेडल लाने के बाद भी सेकंड हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ सुविधा ही नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने जूनियर्स को नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं भाई नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कुछ सुविधा नहीं मिल पाया। मैं अपने जूनियर्स को कैसे तैयार करूँगा? एक आदमी जब होता है कि मैं स्कूल में गेम में जब था, तो स्कूल में भी जब खेला, उस टाइम मेरे को कोई तनाव नहीं था कि भाई मुझे रोज़गार चाहिए या मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए। इसलिए स्कूल गेम में इतने अच्छे प्लेयर भी निकलते हैं और प्लेयर बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन जब वही उम्र जब बढ़ता है एक आदमी का, 20 साल से जब वो प्लस होता है, 22 साल 25 साल की उम्र में जब वो जाता है, तो उसको खेल के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। उसको घर को भी संभालना रहता है, अपने आप को भी संभालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको चाहिए कि जब वो आउटपुट दे रहा है आपको, जब मेडल ला के दे रहा है, तो उसका भी उसको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे उसको रोज़गार मिलना चाहिए। जो 2% आरक्षण का जो बात किए सर ने, कम से कम वो आरक्षण जो गवर्नमेंट देती है उसको तो कम से कम अप्लाई करें। हम उन खिलाड़ियों लोग उनसे ये नहीं चाह रहे हैं कि हमको और बढ़ा करके दे, कम से कम 2% जो आरक्षण मिलता है खिलाड़ियों को, उसके लिए तो कम से कम सरकार जो है अपने कार्य में प्रतिबद्ध रहे। तो निश्चित रूप से अगर खिलाड़ियों को अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छा खेल का वातावरण मिलेगा, अच्छे मैदान मिलेंगे, अच्छे कोच मिलेंगे, और इस बात की गारंटी होगी कि यदि वो खेल रहे हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा, और वो अगर उस तरह से पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं भविष्य में आजीविका का साधन बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे समाज में तब्दीली आएगी। उम्मीद करते हैं कि 2036 में जिसकी मेजबानी करने के लिए हम तत्पर हैं और कह रहे हैं कि हम अपने देश में ओलंपिक कराएंगे, उसके पहले हम सोचते हैं कि हमारे देश में एक वातावरण बदलेगा। देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए पूरे देश से अपील की और देश ने उस पर अमल किया, मुझे लगता है कि यदि वो चाहते हैं कि ओलंपिक हो और देश के लोग उसमें खेल का वातावरण बने, तो उनको पूरे देश दुनिया से ये अपील करना चाहिए समाज से कि आप अपने अपने क्षेत्र में लोग जो है, राजनीतिक दल भी खिलाड़ियों को अपने तरीके से, उसको पॉलिटिकल सोच के तरीके से नहीं, वो उनको प्रमोट करें। हम उनको सिर पे लेकर घूमेंगे क्योंकि वही हमारे पास दिखाने के लिए होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक, एशियाड और तमाम दुनिया के खेल में हम आगे जाएं, तो हमको नए नए खेलों को प्रमोट करना पड़ेगा। किसी एक खेल के को लेकर जुनून रहा तो हम फिर उस खेल का भी, चूंकि ओलंपिक उस तरह से नहीं होता, तो आने वाले साल में हो सकता है कि हम आबादी में तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो, पर स्पोर्ट्स के मामले में अभी हम 71-72 नंबर पे हैं, हो सकता है हम 100वें और 110वें नंबर पे जाएं। तो मैं, जो लोग मेरे साथ आज इस चर्चा में शामिल हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और जिन लोगों ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं, हम उनके भी प्रति धन्यवाद करते हैं।